वैसे तो जापान की पहचान एक शांतिप्रिय देश की है, मगर साल 2007 में जापान में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसने पूरे जापान के साथ साथ ब्रिटेन को भी हिलाकर रख दिया था। यह घटना जितनी दुखद थी, इस घटना को अंजाम देने वाला अपराधी उतना ही शातिर था। इस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 60 लाख रुपए के नाम की घोषणा तक कर दी थी। फिर भी अकेले एक अपराधी ने 2 साल तक पूरे जापान की पुलिस प्रशासन की नाक में दम करके रख दिया था। पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधी ने जो तरीका अपनाया था, वो किसी की भी कल्पना से बिल्कुल परे था। ये घटना ऐसी है कि सच होते हुए भी बिल्कुल फिल्मी लगती है। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी? कत्ल किसका हुआ था, कातिल कौन था और कैसे अकेले कातिल ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था? सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब आप इस कातिल के पकड़े जाने की पूरी कहानी, कोर्ट द्वारा दी गई सजा और जेल में रहते हुए कातिल द्वारा करोड़ों रुपए कमाने जाने के बारे में सुनेंगे, तो एक बार तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। इस पूरी घटना की कहानी के बारे में जानने से पहले कहानी के 2 अहम किरदारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस कहानी की पहली अहम किरदार लिंडसे एन हॉकर नाम की लड़की है। लिंडसे हॉकर का जन्म 30 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड के वॉरविकशायर में हुआ था। इनके पिता का नाम बिल हॉकर और मां का नाम जूलिया हॉकर था। लिंडसे के जन्म के बाद इसके माता पिता कोवेंट्री नाम की जगह पर रहने आ जाते हैं। यहीं पर लिंडसे की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। लिंडसे पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसलिए इनका एडमिशन इंग्लैंड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में होता है। यहाँ से ये बायोलॉजी में 2006 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करती हैं। लिंडसे हॉकर मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग लेती हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद अब लिंडसे हॉकर मास्टर डिग्री हासिल करना चाहती थी, मगर उससे पहले वो जिंदगी में कुछ नया करने का फैसला करती हैं और इसी के तहत वो बतौर इंग्लिश टीचर जापान जाने का फैसला करती हैं। वो जापान के कई नामी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देती हैं। यहाँ उनका सिलेक्शन जापान के सबसे बड़े प्राइवेट इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूट नोवा में हो जाता है। सिलेक्शन के बाद लिंडसे हॉकर जापान के टोक्यो शहर आ जाती हैं। उसकी पोस्टिंग टोक्यो के ही कोइवा शहर में हो जाती है। वो इसी शहर में एक किराए के घर में 2 और विदेशी महिलाओं के साथ रहने लगती हैं। लिंडसे हॉकर के माता पिता और उसका बॉयफ्रेंड अभी इंग्लैंड में ही रह रहा था। उनसे लिंडसे ईमेल, स्काइप तथा फोन के जरिए कांटेक्ट करती थी। एक दिन लिंडसे अपने बॉयफ्रेंड को ईमेल के जरिए बताती हैं कि उसकी मुलाकात तेत्सुया इचिहाशी नाम के एक लड़के से हुई है। तेत्सुया इचिहाशी ही इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है। तेत्सुया इचिहाशी का जन्म 5 जनवरी 1979 को जापान के चुबू रीजन में हुआ था। तेत्सुया की मां एक डेंटिस्ट थी, जबकि पिता शहर के जाने माने डॉक्टर थे। तेत्सुया इचिहाशी के माता पिता अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है और वो डॉक्टर नहीं बन पाता है। हालांकि इसके बाद वो जापान की एक यूनिवर्सिटी से 2005 में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करता है। हालांकि इसके बाद भी वो कोई काम धंधा नहीं करता है, बल्कि गुजारे के लिए अपने माता पिता से मिले पैसों पर निर्भर रहता है। उसे माता पिता से महीने के यही 50 से 60 हजार रुपए के आसपास मिलते थे। इचिहाशी अपना ज्यादा समय बस इधर उधर घूमने फिरने में और जिम में लगाता था। इचिहाशी ने मार्शल आर्ट की क्लास भी ली थी और ब्लैक बेल्ट होल्डर था। बाद में हुए खुलासे के बाद लिंडसे हॉकर एक दिन अपने काम से वापस ट्रेन के जरिए घर आ रही थी। तभी ट्रेन में एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि आप मेरी इंग्लिश टीचर हैं। इस पर वो कहती हैं कि मुझे तो तुम्हारा चेहरा याद नहीं है, शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मेरा नाम तेत्सुया इचिहाशी है, शायद आपको याद नहीं, लेकिन आप मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं। इसी के बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। यहाँ लिंडसे हॉकर से तेत्सुया इचिहाशी कहता है कि मैं क्लास में आपसे तो इंग्लिश की क्लास ले ही रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्पेशल क्लास भी दे दो ताकि मेरी इंग्लिश कुछ ज्यादा बेहतर हो जाए। लिंडसे हॉकर समय की कीमत का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर देती हैं। इस पर वो लड़का लिंडसे हॉकर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि आप मुझे कम से कम हफ्ते में 2 से 3 घंटे की ही क्लास दे दिया करें। मैं आपको फीस के तौर पर 1 घंटे का $35 दूंगा। ये ऑफर लिंडसे हॉकर के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए वो क्लास देने के लिए राजी हो जाती हैं, मगर कहती हैं कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि दूसरी जगह क्लास दिया करूंगी।
इस तरह दोनों के बीच तय होता है कि क्लास शहर के एक बड़े कैफे में होगी। इसी बातचीत के बाद लिंडसे हॉकर का स्टेशन आ जाता है और वो उतर जाती हैं तथा पार्किंग से अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। अभी वो कुछ ही दूर जाती हैं कि नोटिस करती हैं कि उसके पीछे पीछे वो लड़का भी आ रहा है जो अभी अभी उससे ट्रेन में मिला था। लिंडसे हॉकर उसे पीछा छुड़ाने के लिए तेजी से साइकिल चलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती हैं, मगर वो लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता है और अंत में जब लिंडसे हॉकर अपने घर के करीब पहुंचती हैं, तो यहाँ पर लड़का कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने शायद आपको परेशान कर दिया है, मैं बस आपको यहाँ सॉरी कहने आया हूँ। इस पर लिंडसे हॉकर कहती हैं, ठीक है, मैंने माफ कर दिया, जाओ। मगर लड़का कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे बस एक ग्लास पानी दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। इस तरह पानी पीने के बहाने तेत्सुया इचिहाशी लिंडसे हॉकर के घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर दाखिल होते ही तेत्सुया की नजर रूम के अंदर मौजूद लिंडसे की दो साथियों पर पड़ती है जो उनके साथ ही रह रही थी। यहाँ लिंडसे रूममेट से तेत्सुया का इंट्रोडक्शन अपने स्टूडेंट के तौर पर करवाती है तथा उसके लिए पानी लेने चली जाती है। जब तक लिंडसे पानी लेकर आती हैं, तेत्सुया वहीं बैठ जाता है तथा पास में ही रखे एक कागज पर बस चंद मिनट में लिंडसे हॉकर की एक रफ ड्राइंग बनाता है और उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और स्काइप आईडी लिखकर लिंडसे हॉकर को देते हुए वहां से इस वादे के साथ निकल जाता है कि लिंडसे वादे के मुताबिक उसे इंग्लिश सिखाने आएंगी। इसी के बाद शनिवार 24 मार्च 2007 को दिन के लगभग 2 बजे के आसपास लिंडसे हॉकर और तेत्सुया इचिहाशी शहर के कैफे में मिलते हैं। यहाँ लिंडसे लगभग 1 घंटे तक तेत्सुया को इंग्लिश पढ़ाती हैं। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो तेत्सुया घबराकर लिंडसे से कहता है कि मैं तो पैसे अपने घर पर भूल गया हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो, मैं वहीं पर तुम्हें पैसा दे दूंगा। लिंडसे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक टैक्सी किराए पर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ये दोनों फ्लैट पर भी पहुंच जाते हैं। यहाँ लिंडसे तुरंत तेत्सुया इचिहाशी से कहती हैं कि तुम यहाँ मुझे पैसे लाकर दे दो, मगर किसी तरह तेत्सुया लिंडसे को अपने घर के अंदर चलने के लिए मना लेता है। घर के अंदर जाने से पहले लिंडसे टैक्सी ड्राइवर से कहती हैं कि आप यहीं पर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद दोनों एक साथ घर के अंदर चले जाते हैं। इधर टैक्सी ड्राइवर घर के बाहर इंतजार करता रहता है। इंतजार करते हुए 7 मिनट बीत जाते हैं, मगर लिंडसे हॉकर वापस नहीं आती हैं। तब टैक्सी ड्राइवर बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकल जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी। लिंडसे हॉकर की रूममेट्स इंतजार कर रही थीं कि वो अब लौटेगी तो तब लौटेगी, मगर काफी देर हो जाती है, लिंडसे हॉकर नहीं लौटती हैं। लिंडसे हॉकर की दोस्त उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, मगर नाकाम रहते हैं। इसी के बाद ये दोनों लिंडसे हॉकर के गायब होने की खबर लोकल पुलिस को भी देती हैं। हालांकि पुलिस तब कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है, बल्कि लिंडसे हॉकर के लौटने का इंतजार करने लगती है। इधर लिंडसे हॉकर ना तो 25 मार्च को और ना ही 26 मार्च को क्लास लेने के लिए जाती हैं। तब इंस्टीट्यूट द्वारा इंग्लैंड में रह रहे लिंडसे के माता पिता को इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपकी बेटी 2 दिन से पढ़ाने नहीं आ रही है, उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। इधर 2 दिन के बाद लिंडसे हॉकर की रूममेट्स की शिकायत पर पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है। पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल की शुरुआत उसी कमरे से करते हैं जहां लिंडसे हॉकर रह रही थी। यहाँ पहले लिंडसे के दोनों रूममेट से पूछताछ होती है। इस पूछताछ में पुलिस को बहुत कुछ हाथ नहीं लगता है। हालांकि जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो पुलिस को उसके कमरे से वही ड्राइंग मिलती है जो पिछले दिनों तेत्सुया इचिहाशी ने लिंडसे को बना कर दिया था। पुलिस इस ड्राइंग के बारे में लिंडसे के रूममेट से पूछती है तो वो पुलिस वालों को बताती हैं कि लिंडसे हॉकर का एक स्टूडेंट कुछ दिनों पहले ही उससे मिलने आया था, उसी ने ये ड्राइंग उसे दी थी। चूंकि उस ड्राइंग पर तेत्सुया इचिहाशी ने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी भी लिख दिया था, इसलिए पुलिस तुरंत तेत्सुया इचिहाशी की कुंडली निकालकर उसकी तलाश में लग जाती है। इधर एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगती है जिसमें तेत्सुया और लिंडसे आखिरी बार साथ दिख रहे थे। तेत्सुया की डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि एक छोटे मोटे झगड़े को छोड़कर इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, इसलिए अब तक पुलिस को तेत्सुया इचिहाशी पर कोई शक नहीं होता है। फिर भी वो लिंडसे हॉकर के संबंध में पूछताछ के लिए 27 मार्च 2007 को तेत्सुया के एड्रेस पर जाती हैं।
यहाँ पूछताछ के लिए केवल 2 अधिकारियों को भेजा गया था। जापान के कानून के मुताबिक अगर पुलिस के पास कोर्ट का कागज और उचित कारण नहीं है तो वो बेवजह किसी के दरवाजे पर नॉक भी नहीं कर सकती हैं। इसीलिए जब दोनों अधिकारी आते हैं तो तत्सुया इचिहाशी का दरवाजा उन्हें बंद मिलता है। घर की सभी लाइट्स भी ऑफ थीं। पुलिस वाले दरवाजे पर नॉक नहीं करते हैं, बल्कि आसपास के पड़ोसियों से इचिहाशी के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। इसी दौरान एक पड़ोसी बताता है कि कल इसके घर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज को तोड़ा जा रहा हो। इसके बाद पुलिस वाले बाहर से ही तत्सुया इचिहाशी के घर का मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि घर की सारी लाइट ऑफ हैं। मगर जब पुलिस वाले उसके दरवाजे के करीब आते हैं तो उन्हें भी घर के अंदर से कुछ खटपट की आवाज में सुनाई देती है। घर की स्थिति और बाहर के माहौल को देखकर पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो दोनों अधिकारी तुरंत आला अधिकारियों को फोन करते हुए और बैकअप भेजने के लिए कहते हैं। इसी के बाद लगभग शाम के 7 बजे तक 7 और पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। अब ये 9 पुलिस अधिकारी अलग अलग फ्लोर पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इंतजार करते हैं कि तत्सुया इचिहाशी बाहर निकलेगा तो उससे पूछताछ होगी। पुलिस वाले को इंतजार करते हुए 2 घंटे बीत जाते हैं, मगर तत्सुया इचिहाशी बाहर नहीं निकलता है। पुलिस वाले फिर भी वहीं डटे रहते हैं और इचिहाशी का इंतजार करते रहते हैं। तभी पुलिस की नजर से बचकर वो अपने घर का दरवाजा काफी तेजी से खोलता है और पीठ पर एक छोटा सा बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके दरवाजे के पास मौजूद पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सभी को चकमा देते हुए वहां से भागने लगता है। कुछ अधिकारी निचली फ्लोर पर भी तैनात किए गए थे, मगर ऊपर मौजूद पुलिस वाला नीचे के पुलिस अधिकारियों को तत्सुया इचिहाशी के भागने की जानकारी नहीं दे पाता है, क्योंकि उस समय इन पुलिस अधिकारियों के पास वॉकी टॉकी या कम्युनिकेशन रेडियो नहीं होता है। इस तरह सभी को चकमा देते हुए तत्सुया इचिहाशी वहां से फरार हो जाता है। इचिहाशी के भाग जाने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत घर के अंदर जाती है। घर के अंदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, जबकि बाथरूम से बाथटब गायब था। ऐसा लग रहा था कि उसे आजकल में ही तोड़कर वहां से निकाला गया है। जब पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हुए बालकनी तक पहुंचते हैं तो उन्हें बालकनी में बाथटब दिखाई देता है। वो बाथटब बालू और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। जब पुलिस वाले उस बालू और मिट्टी से भरे बाथटब की तलाशी लेते हैं तो सभी के सभी सहम जाते हैं। बाथटब में लिंडसे हॉकर की लाश पड़ी हुई थी। लिंडसे के शरीर पर बहुत ही गहरे जख्म के निशान थे। उसके सर के बालों को पूरी तरीके से शेव कर दिया गया था। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। जिस बाथटब में ये शव रखा गया था उसमें बालू और धूल मिट्टी के अलावा कई तरह के डीकंपोजिंग एलिमेंट्स भी मिले हुए थे। ये डीकंपोजिंग एलिमेंट्स शव को जल्द से जल्द नष्ट करने के लिए रखे गए थे। अब तक पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि तत्सुया इचिहाशी ने लिंडसे हॉकर की हत्या कर दी है तथा वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया है। अब पुलिस बड़े पैमाने पर तत्सुया इचिहाशी की तलाश शुरू कर देती है। शहर में इचिहाशी के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करती रहती है, मगर कहीं भी कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इसी बीच 29 मार्च 2007 को पुलिस वालों को तत्सुया इचिहाशी के अपार्टमेंट के पीछे एक बड़ी सी शॉपिंग ट्रॉली मिलती है। जांच में खुलासा होता है कि इस ट्रॉली का उपयोग लिंडसे हॉकर के शव को नष्ट करने के लिए लाए गए मिट्टी के थैले को लाने के लिए किया गया है। पुलिस अभी यहां जांच कर ही रही थी कि तभी उन्हें कहीं से खबर मिलती है कि तत्सुया इचिहाशी को पास के ही होटल में देखा गया है। इस गुप्त सूचना के आधार पर आनन फानन में 20 पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है तथा ये सभी ईस्ट टोक्यो में मौजूद लव होटल पर छापेमारी करते हैं। मगर पुलिस की यह मेहनत बेकार जाती है, क्योंकि वहां से तत्सुया इचिहाशी पहले ही फरार हो चुका होता है। अब पुलिस वाले पहले से कहीं बड़े पोस्टर छपवाकर शहर में लगवाना शुरू कर देती है। साथ ही तत्सुया इचिहाशी की कोई भी खबर देने वाले को लगभग 6 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा कर देती है। काफी कोशिशों के बाद भी तत्सुया इचिहाशी का कोई अता पता नहीं चलता है। इसका नतीजा होता है कि 2008 की शुरुआत में ही केस की जांच लगभग रुक जाती है। इस केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज भी मिल रहा था और लोगों की हमदर्दी लिंडसे के साथ थी।
इसलिए जांच के सुस्त होने की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। उधर इंग्लैंड से लिंडसे हॉकर के माता पिता भी जापान आ जाते हैं तथा अधिकारियों पर जांच का दबाव बनाते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड हाई कमीशन के आला अधिकारी भी जापान सरकार से जल्द लिंडसे हॉकर के कातिलों को पकड़ने के लिए कहते हैं। जापान पुलिस के प्रति भी लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है तथा कई जगह जस्टिस फॉर लिंडसे हॉकर जैसे कैंपेन शुरू हो जाते हैं। इस मामले में जापानी पुलिस की मदद के लिए इंग्लैंड से यॉर्कशायर पुलिस की भी एक टीम जापान आती है। चारों तरफ से बढ़ते प्रेशर की वजह से एक बार फिर से जापान पुलिस 2008 के अक्टूबर महीने में पूरी ताकत से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए 140 पुलिस अधिकारी लगाए जाते हैं। इन सब के बीच अब पुलिस की मेहनत भी थोड़ी रंग लानी शुरू करती है तथा पुलिस को अलग अलग जगहों पर टत्सुया इचिहाशी के देखे जाने की खबर मिलने लगती है, मगर हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले टत्सुया इचिहाशी वहां से लापता हो जाता है। इसी बीच 2008 के अक्टूबर महीने के अंत में पुलिस की ओर से एक बयान दिया जाता है कि पुलिस की ओर से बनाए गए दबाव की वजह से टत्सुया इचिहाशी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस ने अब तक टत्सुया इचिहाशी का शव बरामद नहीं किया था और न ही कोई ठोस सबूत दिया था, इसलिए लिंडसे हॉकर के माता पिता समेत जापानी मीडिया पुलिस के इस दावे को खारिज करते हुए केस को कमजोर करने का आरोप लगाने लगती है। चौतरफा आलोचना के बाद पुलिस फिर से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। 15 जनवरी 2009 को जापान टुडे की ओर से एक खबर में दावा किया जाता है कि टत्सुया इचिहाशी भागकर फिलीपींस चला गया है। हालांकि इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए जाते हैं। लिंडसे हॉकर मार्च 2007 में गायब हुई थी और अब समय आ चुका था मार्च 2009, मतलब इस हत्या को 2 साल हो गए थे, मगर उसके कातिल का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। लिंडसे हॉकर की दूसरी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर जापान में इसकी याद में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ लिंडसे हॉकर के इंसाफ की बात की जाती है। अब एक बार फिर से जब पुलिस पर दबाव बढ़ता है तो वो नए सिरे से जांच की शुरुआत करते हुए जापान के कई बड़े शहर में टत्सुया इचिहाशी के लाइफ साइज कटआउट्स लगवा देती है। इतना ही नहीं, 26 जून 2009 को जापानीज नेशनल पॉलिसी एजेंसी की ओर से टत्सुया इचिहाशी की खबर देने वाले के लिए इनाम की राशि भी बढ़ाकर 6 लाख से लगभग 60 लाख रुपए कर दी जाती है। यहाँ पुलिस की ये तरकीब थोड़ी काम कर जाती है। एक दिन जापान के नागोया शहर का एक प्लास्टिक सर्जन पुलिस वालों को बताता है कि शायद मैंने इस लड़के की प्लास्टिक सर्जरी की है। डॉक्टर बताता है कि कुछ महीने पहले नागोया क्लिनिक पर ये लड़का आया था जिसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी नाक थोड़ी ऊपर उठवाई थी। इसके अलावा उसने अपने गाल पर मौजूद 2 तिल को हटवाने के साथ साथ अपनी आईलिड्स फोल्ड करवाई थी, अपनी लिप्स की मोटाई को भी बढ़ाया था। यहाँ डॉक्टर पुलिस वालों को सर्जरी से पहले तथा सर्जरी के बाद ली गई तस्वीर दिखाता है। इन तस्वीरों को देखकर पुलिस पूरा माजरा समझ जाती है कि कैसे पुलिस की पकड़ से बचने के लिए टत्सुया इचिहाशी ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बिगाड़ लिया था। अब पुलिस द्वारा पूरे शहर में टत्सुया इचिहाशी का प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाला फोटो लगवा दिया जाता है। इसी के कुछ दिनों बाद शहर में इचिहाशी के बड़े बड़े बैनर देखकर एक मजदूर पुलिस वालों को खबर देता है कि इसी से मिलता जुलता लड़का उसकी साइट पर भी काम करता है। इन सब सूचनाओं के आधार पर पुलिस वाले बड़ी ही सावधानी से टत्सुया इचिहाशी की स्थिति का पता लगाती है और फाइनली 10 नवंबर 2009 को ओसाका के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रेड करती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है उस समय टत्सुया इचिहाशी जहाज से समुद्र के रास्ते दूसरी जगह भागने की तैयारी कर रहा था। अभी वो भाग पाता तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। अब टत्सुया इचिहाशी को एहसास हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो गया है, इसलिए वो दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। टत्सुया इचिहाशी को गिरफ्तार करने के बाद उसे 23 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। यहाँ उससे कड़ाई से पूछताछ होती है, मगर वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता है और लिंडसे हॉकर की हत्या से लगातार इनकार करता रहता है। मगर जब पुलिस बहुत ज्यादा सख्ती के साथ उससे पूछताछ शुरू करती है तो फाइनली टत्सुया इचिहाशी दिल दहला देने वाले रहस्य से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि जब पहली बार उसने ट्रेन में लिंडसे हॉकर को देखा था तभी उसने तय कर लिया था कि इसके साथ गलत करेगा। इसी के बाद उसने लिंडसे हॉकर से ट्रेन में झूठ बोला
और फिर बहाने से उसे खुद को इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार कर लिया और फिर पैसे देने के बहाने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। टत्सुया इचिहाशी के बयान के मुताबिक लिंडसे हॉकर जैसे ही पैसे लेने के लिए घर के अंदर आती हैं, वो उससे जबरदस्ती करने लगता है। मगर लिंडसे भी मार्शल आर्ट सीख चुकी थी, इसलिए वो इचिहाशी पर अपने बचाव में हमले करती हैं। टत्सुया इचिहाशी भी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर था, इसलिए वो भी लिंडसे हॉकर पर हमले करता है। दोनों के बीच कुछ देर तक ये लड़ाई चलती है, मगर टत्सुया एक बार सीधे लिंडसे की गर्दन पर करता है, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती हैं। इसी के बाद बड़ी बेरहमी से वो लिंडसे हॉकर के साथ बलात्कार करता है। इसी दौरान गला दबाकर उसकी हत्या भी कर देता है। हत्या करने के बाद वो शव को बाथरूम में छुपा देता है। इसके बाद इचिहाशी बाहर दुकान जाता है, जहां से वो मिट्टी और बालू के साथ साथ डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स खरीद कर लाता है। सभी सामान लाने के बाद वो पहले तो लिंडसे हॉकर के सभी सामान को नष्ट करता है, फिर उसके सर के बाल छीलकर शव को उठाकर बाथिंग टब में रखता है और फिर मिट्टी तथा बालू के साथ साथ उसमें डिकम्पोजिंग एजेंट्स मिला देता है। इसके बाद वो बाथ टब को खींचकर बालकनी में ले आता है और वहीं रख देता है। उसी शाम जब वो भागने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस वहां आ जाती है। हालांकि पुलिस के आने के बावजूद वो भागने में कामयाब रहता है। भागते हुए वो पहले एक शहर से दूसरे शहर तक जाता रहता है और फिर प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपना चेहरा बिगाड़ने का फैसला करता है ताकि पुलिस उसे पहचान ना पाए। एक डॉक्टर का बेटा होने के नाते उसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अच्छे से मालूम था, इसलिए वो आसानी से प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है और बचकर रहने में कामयाब हो जाता है। टत्सुया इचिहाशी द्वारा अपना गुनाह कबूल किए जाने के बाद उस पर लिंडसे हॉकर के अपहरण, बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है। इस मामले की सुनवाई शिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू होती है। यहाँ टत्सुया इचिहाशी के वकील की ओर से दलील दी जाती है कि टत्सुया इचिहाशी ने लिंडसे हॉकर की जानबूझकर जान नहीं ली है, बल्कि गलती से उसकी जान चली गई। टत्सुया इचिहाशी बयान देता है कि उसने रेप करते समय अपने हाथों से लिंडसे हॉकर की नाक और मुंह बंद कर दिया था ताकि वो मदद के लिए चिल्ला न सके, मगर इसी बीच सफोकेशन से उसकी जान चली गई। कोर्ट में लिंडसे हॉकर के वकील की ओर से टत्सुया इचिहाशी को फांसी की सजा देने की मांग की जाती है। लंबे समय तक इस केस की सुनवाई चलती रहती है। इसी बीच सितंबर 2010 में टत्सुया इचिहाशी जापान में छपने वाले कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से लिंडसे हॉकर के माता पिता से अपने किए के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है। इतना ही नहीं, जेल में रहते हुए टत्सुया इचिहाशी एक किताब भी लिखता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे वो पहली बार लिंडसे हॉकर से मिला और कैसे उसने उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा उसने इस किताब में बताया कि कैसे वो 2.5 साल तक भागते हुए अपनी जिंदगी बिताता रहा और कैसे प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जनवरी 2011 में ये बुक रिलीज होते ही बहुत ज्यादा बिकती है और देखते ही देखते बेस्ट सेलिंग बुक भी बन जाती है। वो किताब की बिक्री से जेल में रहते हुए करोड़ों रुपए कमाता है। हालांकि टत्सुया अपनी लिखी इस किताब से होने वाली पूरी कमाई लिंडसे हॉकर के माता पिता को देने का ऑफर देता है, मगर लिंडसे हॉकर के माता पिता इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। आगे टत्सुया इचिहाशी की इस किताब पर 2013 में जापान में एक फिल्म भी बनती है। खैर, इन सभी के बीच मामले की भी सुनवाई कोर्ट में चलती रहती है। फाइनली 21 जनवरी 2011 को शिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से टत्सुया इचिहाशी को लिंडसे हॉकर की हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस सजा का विरोध करते हुए लिंडसे हॉकर के माता पिता कोर्ट से इचिहाशी को फांसी की सजा देने की मांग करते हैं, मगर कोर्ट फांसी की सजा को बहुत ज्यादा सख्त सजा मानते हुए टत्सुया इचिहाशी को फांसी की सजा देने से इनकार कर देते हैं। कोर्ट की ओर से कहा जाता है कि फिलहाल इचिहाशी की उम्र 32 साल है और संभव है कि वो आगे सुधर सकता है, इसलिए उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी की काफी आलोचना होती है। लोगों का कहना था कि जब 32 साल के बेरहम कातिल इचिहाशी का फ्यूचर है, तो क्या मरने वाली 22 साल की लिंडसे हॉकर का कोई फ्यूचर नहीं था? क्या उसके फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं थी? कोर्ट इन दलीलों को नजरअंदाज करते हुए इचिहाशी के उम्र कैद की सजा को बरकरार रखता है। फिलहाल टत्सुया इचिहाशी जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, टत्सुया इचिहाशी को कोर्ट द्वारा दी गई इस सजा पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।